हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और आप पहले भी पढ़ेंगे क्लास 8, क्लास 9 इन सब में तो पढ़े ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स। लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। पहले तो आपको हम कैटायन और एनायन बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वहाँ पे कैटायन फॉर्म होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वहाँ पे एनायन फॉर्म होगा, यानी पॉजिटिव यानी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज होता है नेगेटिव, तो यानी इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी जाएगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे लूज होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। आगे मेटलॉइड्स, एक मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स होते हैं, एक मेटलॉइड्स होते हैं। अभी इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब आगे बताएंगे। मेटलॉइड, ये दोनों आप समझ गए। मेटल्स और नॉन मेटल क्या होते हैं? मेटलॉइड्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल SI, GE, SB एक्सेट्रा। जो मेटलॉइड्स होते हैं ये दोनों वो मेटल और नॉन मेटल दोनों तरीके से, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब जैसे कोई भी मेटल कोई भी नॉन मेटल क्या प्रॉपर्टी शो करता है? अब जैसे मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल है वो जस्ट उसका अपोजिट होता है। वैसे ही मेटलॉइड्स भी दोनों सेम कैरेक्टर दिखाते हैं। मेटलॉइड्स वैसे तो इसमें क्या बोलते हैं, हमारी एनवायरनमेंट में बहुत कम है। और एक बात बता दें, हम जैसे हमारे टोटल एलिमेंट्स में से 110 एलिमेंट्स मेटल ही हैं और अराउंड 7 या फिर 8 मेटलॉइड्स हैं और 28 या फिर 29 ऐसे करके नॉन मेटल्स है। वो आपकी बुक में दिया, अगर दिया नहीं मैंने पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, हार्ड एंड रिजिड एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लस्टरस शाइनी एक्सेप्ट सोडियम, मेल्टिंग पॉइंट हाई एक्सेप्ट Ga एंड Cs। पहले आपको मेटल्स का बता दे रहे हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो हमारे वो रूम के टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। एक्सेप्ट, आप केमिस्ट्री में अगर आप 10th में आ गए आपको एक्सेप्शंस अब देखने को मिल जाएंगी। एक्सेप्ट मरकरी जो है वो रूम लिक्विड, मतलब वो रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है। ये भी एक तरीके का मेटल ही होता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा आपसे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, तो वहाँ पे मरकरी आप जानते हैं। नॉर्मल थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है, शाइनी लिक्विड होता है, वो मरकरी होता है। सेकंड, हार्ड एंड रिजिड। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। हार्ड और रिजिड मेटल्स हार्ड होते हैं। लस्टरस यानी शाइनी, उनमें जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील, ये सब शाइनी होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ओके, अब नॉन मेटल्स का देखते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। इनका भी ये सेम है कि ये नॉन मेटल्स भी सॉलिड होते हैं। अब जैसे आप स्टोन को देख लीजिए, वो भी तो एक सॉलिड ही है, वो भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, लेकिन वो मेटल है नहीं। ओके, एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड नहीं रहता, वो रूम टेम्परेचर सॉलिड रहता है। और आगे ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे ब्रेक डाउन थ्रू हैमर। यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं बहुत ब्रिटल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब जैसे बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनको हैमर से भी ब्रेक डाउन, हैमर भी एक बार मारेंगे उस पर तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। नॉन लस्टरस यानी जैसे मेटल्स शाइनी होते हैं, नॉन लस्टरस यानी वो नॉन शाइनी, उनमें कोई शाइन नहीं होता है नॉन मेटल्स में। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन जैसे मेटल का, इन दोनों जस्ट अपोजिट रहता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसका दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो है। नॉन मेलेबल होता है। नॉन मेलेबल, आप अगर इसको नॉन मेलेबल होता है जैसे आप इसको थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। मेलेबल उसी को बोलते हैं, जैसे नॉर्मल मेटल्स मेलेबल होते हैं जो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ। मेटल्स मेलेबल कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, यानी जो लो मेटल है वो एक थिन शीट्स में बना दिया जाता है, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक फंक्शन होता है उनका। डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। यानी एक मेलेबल होता है, एक डक्टिलिटी होती है हर मेटल के पास। डक्टिलिटी में डक्टिलिटी में मेटल को एक थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गोल्ड सिल्वर सबसे ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हैं तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे ही। एक्सेप्ट सिल्वर एंड लीड। सिल्वर और लीड एक्सेप्ट मतलब कि एक एग्जाम्पल है। सिल्वर और लीड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं।
हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, डेंसिटी बहुत बढ़िया होता है। और सोनरस, यानी एक इनको रिंग मतलब टच करने पे यानी थम करने पे इनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं सोनरस। अब ये नेक्स्ट है मतलब इसी का जस्ट अपोजिट हमारा नन मेटल, नन डक्टाइल। डक्टाइल मैंने बता दिया, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब जब वो मेटल्स है ही नहीं, मेटल है नहीं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी। हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, इनमें टेंसिल स्ट्रेंथ यानी ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती है, और वेरी लो डेंसिटी, दोनों टेंसिल स्ट्रेंथ डेंसिटी होती है, वो बस एक अलग लैंग्वेज में आपको लिखा गया है वहाँ पे। ओके, आगे इसी एक है आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी से मतलब कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल रिएक्टिव नहीं है। तो उसमें सबसे पहले में पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरियम है, फिर स्ट्रोंटियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब आपकी एनसीईआरटी में दिया है, ये मैंने आपको इमेज यहाँ पे डाल दिया। देखिए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। फिर ये बीच के जितने मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, ये सब आयरन, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। मतलब ज़रूर ये ऊपर के जितने मेटल वो सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, और नीचे के जितने हैं वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट होंगे। फिर जो सबसे लास्ट है वो हाईली अनरिएक्ट, यानी ये ज़्यादातर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ज़्यादातर ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ये एक तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपको क्या भाव, जैसे ये गैस को रिएक्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन बॉयल अगर आप वाटर बॉयल करेंगे तो वो वाटर के बॉयलनेस से वो रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, बिस्मुथ है, कॉपर है, मरकरी, ये सब भी मेटल ही हैं। अब एक मेटल का एग्जांपल ये देख लीजिए, स्टील, और एक नॉन मेटल का एग्जांपल ये बॉटल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कौन सा किससे रिएक्ट करता है, वो आप इसमें देख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोस्ट मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये एक बहुत वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये ज़्यादातर बेसिक होते हैं नेचर के। तो ये एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछ भी लेते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है, मतलब कौन से नेचर में, तो आप वहाँ पर तुरंत लगा देंगे बेसिक होते हैं। सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एम्फोस्टेरिक इन नेचर विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको एम्फोस्टेरिक इन नेचर बोलते हैं। उनको एक कॉमन नेम दिया गया, उनको एम्फोस्टेरिक बोलते हैं। अब एसिड के बारे में देख लेते हैं। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल्स रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व H2 गैस। एक मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ही एक ऐसे मेटल हैं जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो इवॉल्व मतलब H2 गैस प्रोड्यूस करने के लिए। और इसमें एक पॉइंट है, ये हमारा देख लीजिए, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यानी ये HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। जो जैसे हम आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे दे रहे हैं, जैसे सोना कैसे, आप किसी भी सोनार के पास जाएंगे तो उनके पास एक लिक्विड होता है, वो अगर आप वो नकली सोना लेके जाएंगे तो पता लगा लेते हैं कि ये नकली है कि नहीं, ये असली है कि नहीं। तो उनके पास ये एक्वा रीजिया लिक्विड होता है, इसका रेशियो होता है 3:1, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 के फॉर्म में होता है और क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में 1 के फॉर्म में होता है। तो ये एग्जाम में नॉर्मली पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। वाटर, अब हम वाटर के साथ क्या करते हैं, ऊपर मैंने आपको बता चुका है। मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वॉलेंटली विथ वाटर, कोल्ड वाटर, एंड इवॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विथ H2। कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर लेस वॉलेंटली। मैग्नीज रिएक्ट विथ हॉट वाटर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर लाइट मेटल्स, they start floating bubbles of a hydrogen gas. Aluminium, iron, zinc react with steam of water. पहला आपको बता दें, मेटल प्लस वाटर, अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। जैसे सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वॉलेंटली, वो सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत वॉलेंटली वाटर से रिएक्ट करते हैं।
इसलिए इनको ना सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर, ये एक एनसीईआरटी में पॉइंट केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखा जाता है, क्योंकि ये अगर रिएक्ट करते हैं वाटर से तो बहुत हाईली उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। कैल्शियम विथ वाटर, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन बहुत लेस वायलेंटली, यानी इसमें कोई खतरा नहीं है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड सी एन एम जी आर लाइट मेटल्स, यानी सी और एम जी जो है हमारे लाइट मेटल्स हैं, ये वो बबल्स की तरफ फ्लोट होने लगते हैं सरफेस पे हाइड्रोजन गैस की। और लास्ट है हमारा ये एल यानी एल्युमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट विथ स्टीम ऑफ वाटर। मैंने ऊपर आपको बता दिया कि ये लोग नॉर्मली वाटर के स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अब हमने मेटल्स का तो रिएक्शन पढ़ ही लिया, अब हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल C+O2 CO2। नॉन मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड निकलेगा, मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। मोस्ट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। मैंने ऊपर इसी में एक जैसे मेटल्स में आपको बताया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के, और यहाँ पे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये हमारे नेचर के एसिडिक होते हैं। ये एनसीईआरटी का एक कॉमन पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये पढ़ेंगे ही। लास्ट इसमें नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड और वाटर। नॉन मेटल्स नॉर्मली किसी भी ना एसिड से रिएक्ट करेंगे ना बेस से रिएक्ट करेंगे, वो बहुत क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसमें जब डेंसिटी उनकी घनत्व तो बहुत कम होता है, जब उनमें ठीक तरीके की डेंसिटी नहीं तो क्या रिएक्ट करेंगे। ओके, और ये एक एनसीईआरटी में आपको इमेज मिल जाएगी, मतलब ये डायग्राम मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपसे एग्जाम में आपको दे देंगे, इसको लेबलिंग करने के दे दिया जाएगा। तो ये आप बहुत अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे, उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक्शन ऑफ स्टीम ऑफ मेटल, जो हमने लास्ट में आपको बताया ना, एल्युमिनियम आयरन जिंक, वो ये इस तरीके से रिएक्ट करती हैं। बर्नर है, जैसे आप यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बर्नर है, मेटल सैंपल, ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन तब भी अगर ये लेबलिंग करने के लिए कॉमनली ये लेबलिंग करने के लिए आ ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड से क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में आते ही आते हैं। केटायन फ्रॉम मेटल एंड एनायन फ्रॉम नॉन मेटल रिएक्ट टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। केटायन मैंने बता दिया, केटायन वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और एनायन वो होते हैं जो नेगेटिव आयन बनाते हैं। यानी केटायन जो होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और एनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हाँ, और जैसे इसका एक एग्जांपल है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, Na+, यानी अभी मैंने आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे Na के ऊपर ये जो प्लस साइन लगा है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और Cl के ऊपर ये माइनस साइन लगा है, नेगेटिव लगा है, तो यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये आपको मैं फॉर्मेशन, आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में बता दे रहा हूँ, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर्मेशन, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स एज शोन। कंपाउंड्स जो है वो रिलेशन बनाते हैं कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम की वैलेंसी आप देख लीजिए तो 281। आप आगे वाले इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वैलेंसी में KLM शेल को कैसे भरा जाता है। वह नॉर्मली आप इसमें बस इतना जितना हम बता रहे हैं आप समझ जाइए, क्योंकि वो आपके 4th चैप्टर में है। सोडियम की वैलेंसी होती है 281। अब ये जो सोडियम है हमारा, ये भी स्टेबल नहीं, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट सेल में अगर किसी भी कंपाउंड को, मतलब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल रखना है तो लास्ट वाले शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो अब ये किसी ऐसे नॉन मेटल को खोजेगा, या नॉन मेटल फिर मेटल को खोजेगा। लेकिन हाँ पहले ये बात समझिए कि ये किसी भी ऐसे नॉन मेटल को खोजेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब जैसे ये हमारे यहाँ पे क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम, ये क्लोराइड। सोडियम को 1 देना है और इसको 1 चाहिए। अब इसको स्टेबल होने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 है, इसकी वैलेंसी 287, तो इसके लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये क्या करेगा, ये एक अब सोडियम इसको अपने पास बुलाएगा, और सोडियम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन गिफ्ट दे देगा, मतलब शेयर कर देगा। अब इससे क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है,
और एक इसने ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इससे क्लोरीन के पास एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, सोडियम को भी फ़ायदा है और क्लोरीन को भी फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि सोडियम के अब आउटर मोस्ट शेल में 8 बचे, सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 बचे और इसके क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 हो गए। तो इसमें दोनों का फ़ायदा, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, एक रिलेशन बना लेंगे और इसीलिए यहाँ पे Na+। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है और यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है। आपको खुद समझ आइए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तब वहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि वो लूज़ हो रहा है, और जब गेन होगा तो वहाँ पे नेगेटिव। ये आप एकदम आराम से समझ जाएंगे। अब इसमें हम आपको आगे बता दे रहे हैं कि इसीलिए जब ये रिलेशन बना लेते हैं तो इसलिए इनको साथ में NaCl बोला। अब आप प्लस चार्ज लगा भी सकते हैं, प्लस और माइनस चार्ज दोनों लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो मैंने फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। इसीलिए इसको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, अब रिलेशन बना ली तो ये कंपाउंड बन गए, सोडियम क्लोराइड बन गए। और हाँ, इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है ये आयनिक कंपाउंड की, कि ये सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। ये कभी मेटल्स और मेटल्स के बीच में नहीं होगा, ये सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगा। ओके, अब आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। हाँ, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये सॉलिड और क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन। ये बहुत हार्ड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है केटायन और एनायन में, केटायन और एनायन के बीच में। सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज पेट्रोल एंड केरोसिन। ये वाटर सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं सॉल्युबल हो पाएंगे, जैसे केरोसिन और पेट्रोल में ये सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट ऑफ बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होते हैं, जब ये मॉल्टन और एक्वस स्टेट में हों, क्योंकि उस टाइम इनके जो आयन से फ्री टू मूव होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। अगर वो चार्ज बनाएंगे तो एक लाइन में होते हैं, लेकिन अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन वाटर सॉल्युबल होता है। एक्वस वाटर और उसका एक्वस आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक्वस एक वाटर टाइप सॉल्यूशन होता है, उसमें आयंस जो होते हैं हमारे फ्रीली मूव होते हैं, तो इसलिए वो एक्वस, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में ही अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आगे है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में होंगे तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये नॉर्मली कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको याद एकदम आसान से हो जाएंगी, तो इसको आप बस एक बार पढ़ लीजिए और फिर एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए आयनिक कंपाउंड्स बनाने की, तो फिर आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसी चैप्टर्स में हमारा एक टॉपिक है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। इसको मैं बता दे रहा हूँ। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम soluble salt such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. Elements or compounds which occur naturally in earth crust are known as minerals. At some places, minerals contain very high percentage of particular metals. Metal can be properly extracted from it. These minerals are called ores. अब occurrence of metals क्या होता है? बहुत से ऐसे मेटल, ज़्यादातर सारे मेटल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं नेचुरली। तो अगर वो नेचुरली मिल रहे हैं तो उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। तो उसी की ऑक्यूरेंस को अगर हम ऑक्यूरेंस करते हैं तो वही हो जाता है मिनरल्स। यानी अगर हम किसी भी मेटल को पहले अर्थ से निकालते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। और इनकी अलग अलग ओर्स होती हैं। ये नहीं कि आप कहीं भी गड्ढा करिए और आपको आयरन मिल जाएगा, प्योर आयरन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इनकी एक स्पेसिफिक सेपरेटेड ओर हो, जैसे एक आयरन ओर हो जाएगी, एल्युमिनियम ओर होगी, कॉपर ओर होगी, ये सब एक खदानें होती हैं। आप अगर आगे जाएंगे जीके जीएस में अगर पढ़ना चाहते तो यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, आयरन ओर, एल्युमिनियम ओर। ओके, ये तो मानिए इस चैप्टर का टॉपिक नहीं। आगे हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आपको ऊपर बताया, कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल रिएक्टिव नहीं है, कौन सा मेटल सिर्फ वाटर से, स्टीम से रिएक्ट करता है। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर।
Some metals are found in earth crust free state, some in the form of their compound. The metals of bottom of activity series are the least reactive. They are often found in free state. अब इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि आप जैसे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई, तो कुछ सारे मेटल्स ऐसे नहीं कि एक ही प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब आयरन बहुत प्योर फॉर्म में पाया जाता है, फिर उसको निकाल के उसको रिफाइन किया जाता है। एल्युमिनियम है, ये बहुत से मेटल्स हैं, बहुत से सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अर्थ क्रस्ट से डायरेक्ट निकालेंगे तो आप तुरंत मतलब एकदम प्योर फॉर्म में नहीं, उन लोग को रिफाइन किया जाता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल डायरेक्ट निकल नहीं जाता कि आप अर्थ से निकाले, आपने बाइक में डाल लिया और आपकी बाइक चलेगी। वो क्रूड ऑयल के रूप में पाया जाता है, बहुत हार्ड होता है वो, उसका कलर भी अलग होता है। तो यही बात इसमें बताया गया कि वो एक अलग अलग बहुत से मिक्सचर कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। यही हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब आगे हमारे ये कॉमन पॉइंट्स हैं। या मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक मोर रिएक्टिव मेटल है, वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव तो उसकी जगह ले ही लेगा। ओके, मेटल्स अकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। जो मेटल हैं हमारे, वो अपने खुद के नेचर में भी पाए जाते हैं और एक अपने कंपाउंड में भी पाए जाते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम यूज इज नोन एज मेटेरियोलॉजी। जो अब ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल क्या, हमने अर्थ क्रस्ट में से मानिए एक आयरन प्योर हमने पाई, आयरन प्योर अर्थ क्रस्ट में है, हम लोगों ने उसको निकाला। फिर जो आयरन है, आयरन को रिफाइन करने के लिए फैक्ट्रीज कंपनीज में लेके जाएंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग मेटेरियोलॉजी बोलते हैं। ये आप आगे पढ़े, मतलब पिछले उतने प्रीवियस स्कूल्स में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े भी होंगे, लेकिन मैंने इसमें फिर से आपको एक कॉमन पॉइंट अपने को बता ही दिया, क्योंकि ये सब एक ऐसे पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एन alloy is homogeneous mixture of two or more metals और मेटल एंड अ नॉन मेटल। जो हमारा एक एलॉय होता है, एलॉय प्योर धातु न, जैसे प्योर नहीं होता, जैसे आयरन हमारा प्योर है, एल्युमिनियम हमारा प्योर है, किसी वो डायरेक्ट अर्थ से निकला इसलिए वो मिनरल है, नेचुरल है। जो हमारे एलॉय होते हैं, जो हमारे घर के बर्तनों में लगे रहते हैं, एलॉय बहुत सी चीज़ें एलॉय की होती है, वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी उसको नेचुरली, उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के, तो जिससे वो जो एलॉय होते हैं वो एक इंसुलेटर का काम भी कर देते हैं। ओके, लास्ट है हमारा, द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोटेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मोस्ट एयर लॉन्ग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। दिस फेनोमेना इज नोन एज कोरोजन। ये आपने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन ये है कि अगर आप किसी भी मेटल को आप बाहर रखेंगे, स्काई के नीचे रखेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन होने लगता है और बारिश होने लगता है, यानी इवोपोरेशन, क्या उसमें बहुत सी मतलब नेचुरल इफेक्ट की वजह से उसके ऊपर रेड लेयर जमने लगती है, और उसी को बोलते हैं कोरोजन। और कोरोजन को बचाने, मतलब किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए क्या, नॉर्मली गैल्वेनाइजिंग, यानी उस पर एक गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, उसके ऊपर एक लोहे की परत चढ़ा देना। और पेंटिंग क्या होती है कि उसको पेंट कर, मतलब किसी मेटल को पेंट कर देना। ये कॉमन एक मेथड्स हैं किसी भी मेटल को एक कोरोजन से बचाने के लिए। और एंड ऑफ द टॉपिक, यानी आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। ये बहुत छोटा चैप्टर था, आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें मैं फिर से आपको एक रिवाइज करा दूँ कि जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मेटल्स होते हैं। मतलब कि कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो कैटायन फॉर्म करेगा, वो मेटल कहलाते हैं। और जो भी गेन करेगा वो एनायन फॉर्म होगा, यानी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो हमारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। और हमारे क्या बोलते हैं इसमें अर्थ में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बायोस्फीयर में टोटल 112 मेटल्स हैं। 28 to 25 हमारे नॉन मेटल्स हैं और 7 to 8 हमारे ये मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स जो दोनों की प्रॉपर्टीज़, मतलब शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी मतलब दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएं। जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, और फिर रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड भी हो सकते हैं, तो ये होते हैं मेटेलॉइड्स। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। लास्ट हमारा यही बात है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और शेयर तो ज़रूर करें, और अपने पॉजिटिव कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। ओके, तब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।